Hello everyone, welcome and welcome back to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास है हमारी सोशल साइंस की। सोशल साइंस हमारा DLED फर्स्ट सेमेस्टर में 5th पेपर है और ये पेपर आपका 50 मार्क्स का होता है। और आज की क्लास में हम 10th चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की क्लासेस में 9th चैप्टर तक हम अपने सिलेबस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो टाइम को वेस्ट मत करिए, क्योंकि अब टाइम आपके पास बचा नहीं है। आपके एग्ज़ाम्स आपके बिल्कुल सर पर हैं। आपको क्या करना है, आपको भाई जो मैं पढ़ा रही हूँ वो क्लासेस लेते चलने हैं, साथ में नोट्स बनाते चलने हैं, रिवीजन करते चलना है। और जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है वो चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑल सब्जेक्ट की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेगी। जब आप सब्जेक्ट के नाम पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज सारी ही नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टाइम को वेस्ट मत करिए और फटाफट से तैयारी करने लगिए, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 10th चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। क्या नाम है? पृथ्वी की गतियाँ, यानी कि क्या है, रुकिएगा, हाँ, रोटेशन ऑफ अर्थ। क्या है? रोटेशंस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वी, ठीक है। किसको पढ़ेंगे? पृथ्वी को पढ़ेंगे, क्योंकि हम पृथ्वी की गतियाँ चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें सबसे पहले हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक अभिन्न अंग है, ठीक। अतः सूर्य और चंद्रमा से इसका विशेष संबंध है। पृथ्वी क्या है? सौरमंडल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि अभिन्न अंग है, और इसी कारण से इसका चंद्रमा और सूर्य से भी घनिष्ठ संबंध है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के, ठीक है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। उपग्रह क्या करते हैं? ग्रह के चक्कर लगाते हैं, ठीक। और एकमात्र उपग्रह है प्राकृतिक पृथ्वी का, वो है चंद्रमा, ठीक। क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है। देखिए, पृथ्वी पर दो प्रकार की गतियां होती हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन, ठीक है। परिक्रमण और परिभ्रमण, ठीक। चलिए देखते हैं, अभी आगे आपको समझाएंगे सब। इसके अतिरिक्त पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है। मान लीजिए ये पृथ्वी है ना, और इस तरीके से हम मान लीजिए धुरी, तो इस पे भी पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है, ठीक। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का यह विशेष संबंध हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर दिन रात होना, देखिए, और क्या है, ऋतुओं का बदलना, ज्वार भाटे का आना तथा सूर्य व चंद्र ग्रहण होना आदि सभी बातें इन्हीं संबंधों का प्रत्यक्ष परिणाम है। देखिए, पृथ्वी क्या है, सबसे पहले सौरमंडल में कि बहुत ही विशेष स्थान है पृथ्वी का, क्योंकि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, ठीक है। जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां, दशाएं मौजूद हैं पृथ्वी पर, इसलिए सौरमंडल का अभिन्न अंग कहा जाता है। और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा में घनिष्ठ संबंध है। कैसे? क्योंकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। और ये जो है एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाने की जो प्रोसेस है, इससे क्या होता है, दिन और रात बदलते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है, इससे क्या होता है, दिन रात बदलते हैं, ठीक है। और क्या है, ज्वार भाटा आता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है, ऋतुएं परिवर्तित हो जाती हैं। ये सब क्या है, इन्हीं संबंधों का प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है। इन्हीं सब संबंधों का प्रत्यक्षीकरण है ये। अच्छा जी, धरातल पर होने वाली जलवायु और मौसमी परिवर्तन भी इन्हीं संबंधों का अप्रत्यक्ष प्रतिफल है। देखिए, प्रत्यक्ष क्या है, हमें दिखाई देता है कि दिन रात हो गया, दिन हुआ रात हुआ, हम देखते हैं। ऋतुएं बदल गई, ठंड हो गई, गर्मी हो गई, बारिश हो गई, क्या कहते हैं वो, बसंत ऋतु आ गई। ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि क्या प्रत्यक्ष है, हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। और क्या है, जो
जलवायु और मौसमी परिवर्तन होते हैं, ठीक है, वो अप्रत्यक्ष प्रतिफलन, इनको हम देख नहीं पाते लेकिन वो चेंज होता है। आगे देखते हैं। अतः पृथ्वी की गतियों का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। देखिए, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है आप लोगों को, थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ा रही हूँ बीच बीच में, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा, देखिएगा। पृथ्वी पर 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, यानी कि परिक्रमण और परिभ्रमण, ठीक। तो क्या है, हमारे लिए जानना आवश्यक हो जाता है किसके बारे में, पृथ्वी की गतियों के बारे में, क्योंकि इनसे ही दिन रात होता है, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, ज्वार भाटा आता है, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये सब जानना अनिवार्य हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। चलिए हम देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ, देख लेते हैं पृथ्वी की गतियाँ। देखिएगा, पृथ्वी स्थिर न होकर निरंतर गतिशील है। अभी मैंने आपको बताया था पृथ्वी निरंतर गतिशील है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, और क्या करती है, अपनी धुरी पर भी बराबर घूमती है, ठीक है। पृथ्वी निरंतर गतिशील कैसे है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है लगातार, और अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है, तो ये इसलिए कहा गया है पृथ्वी स्थिर न होकर निरंतर गतिशील है। पृथ्वी की निम्नलिखित 2 गतियां हैं। देखिए कितनी गतियां हैं, 2 गतियां हैं। कौन सी, घूर्णन गति या दैनिक गति, दैनिक गति होती है और या घूर्णन गति होती है। दूसरी क्या है, परिक्रमण या वार्षिक गति, ठीक है, परिक्रमण या वार्षिक गति। चलिए देख लेते हैं घूर्णन गति को। 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि घूर्णन गति किसे कहते हैं। देखिएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी जो अपने ही अक्ष पर घूमती है, क्या है, अपने ही अक्ष पर घूमती है, तो वो गति कैसी कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है, ठीक है। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, अब याद रखिएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। कैसी, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। तो क्या है, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू की भांति घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। याद रखिएगा, घूर्णन गति क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो वो गति कौन सी कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। और क्या ध्यान रखना है कि इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं, इसलिए इसको हम दैनिक गति भी कहते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है, और इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं, इसलिए इसको दैनिक गति भी कहते हैं, ठीक। चलिएगा आगे देखते हैं। चलिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड का समय लेती है। कितना, पृथ्वी, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, इतना ना लिख के सीधे 24 घंटे लिखते हैं, ठीक है, कि 23 घंटे हो गया और 56 सेकेंड 56 मिनट, ठीक है, 56 मिनट, यानी कि 23 घंटे 56 मिनट। 56 मिनट क्या, यानी कि 4 कम रह गए तो 1 घंटा और हो जाता, ठीक है, 4 मिनट कम रह गए, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट ही तो होते हैं, तो इसलिए इसको पूरा 24 घंटा बोल दिया जाता है। लेकिन एग्जैक्ट जो है वो यही है, क्या, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड का समय लेती है, ठीक है। कितना समय लेती है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड, ठीक। चलिएगा अब देखते हैं हम घूर्णन गति के प्रभाव क्या हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1, घूर्णन, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। मैंने बताया था क्या, कि घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। थोड़ा सा वेट करें। हाँ, घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। नंबर 2, घूर्णन गति के कारण ही सूर्य,
चंद्रमा और अन्य सभी खगोलीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। क्या है? घूर्णन गति के कारण ही क्या होता है, सूर्य है, चंद्रमा और जो भी ग्रह हैं अन्य और खगोलीय पिंड, ठीक है, और अन्य सभी जो खगोलीय पिंड है वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए हमें प्रतीत होते हैं। ठीक है, थर्ड देखते हैं क्या है, हवाओं और धाराओं की दिशा का बदलना। ठीक, हवा और धाराओं, हवा चलती है उसकी दिशा बदलती है, धाराएं चलती हैं बहती हैं उसकी दिशा बदलती है। क्या है? देखिएगा, हवाओं और धाराओं की दिशा का बदलना। अब ब्रैकेट में लिखना है क्यों, देखिएगा, घूर्णन गति के कारण कोरियोलिस, क्या, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। जो घूर्णन गति होती है उसके कारण कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। क्या होता है, देखिएगा, इसलिए क्या कहा गया, हवाओं और धाराओं की दिशा बदलती किस कारण से, घूर्णन गति के कारण। क्योंकि घूर्णन गति के कारण जो है ना एक बल उत्पन्न होता है, कौन सा, कोरियोलिस बल। ठीक है, कौन सा, कोरियोलिस बल जो है उत्पत्ति होती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो चलने वाली हवाएं हैं, पवनें हैं, वो दाईं ओर चलने लगती हैं और दक्षिणी गोलार्ध की जो पवनें हैं वो बाईं ओर मुड़ जाती हैं। और इन पवनों के प्रभाव से ही क्या होता है, हवाओं की स्थिति बदलती है और जो धाराएं बहती हैं उनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। ठीक, लेकिन इसका रीज़न क्या है, घूर्णन बल के कारण ही इस बल की उत्पत्ति होती है। ठीक, चलिएगा आगे देखते हैं, फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम अपना। फोर्थ पॉइंट है, ज्वार भाटा की दैनिक या अर्धदैनिक आवृत्ति एवं इससे उत्पन्न ज्वारीय तरंगों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है। क्या लिखना है, ज्वार भाटा की दैनिक या अर्धदैनिक आवृत्ति एवं इससे उत्पन्न ज्वारीय तरंगों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है। ठीक है, किसके कारण प्रभावित होती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। चलिए आगे देखते हैं, दिन रात का होना। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि दिन रात होने का क्या रीज़न है। देखिएगा, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने यानी कि घूर्णन गति के कारण, मैंने आपको बताया था अभी, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। क्यों होते हैं, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। अच्छा जी, पृथ्वी का वह हिस्सा जो सूर्य की ओर होता है वहाँ दिन होता है। ठीक है, और वह हिस्सा जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। देखिएगा, दिन और रात होने का क्या कारण है, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है निरंतर, उसके कारण ही दिन और रात होते हैं। मान लीजिए पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम रही है तो एक हिस्सा ऐसा आएगा जो सूर्य के क्या होगा, सामने पड़ेगा। क्या होगा, सूर्य की तरफ होगा जो हिस्सा, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो उस हिस्से में क्या होगा, दिन होगा, रोशनी होगी। और जो हिस्सा सूर्य से विपरीत दिशा में होगा, जहाँ पर सूर्य की तरंगें नहीं पहुँच पा रही हैं, वहाँ पर क्या हो जाएगा, रात होगी। और ये क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पर घूर्णन गति कर रही है और उस गति के चलते ही क्या है, दिन और रात होते हैं। क्योंकि जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है, तरफ होता है, वहाँ दिन, जो विपरीत होता है सूर्य के, वहाँ रात होती है। ठीक, क्लियर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, देखिएगा, आपको हम थोड़ा सा डायग्राम भी दिखाई देते हैं इसका। देखिए, देखिएगा, ये देखिए मध्य रात्रि का समय, यहाँ पर मैंने शेड कर दिया था थोड़ा सा। ठीक है, और ये भ्रमण की दिशा है। ये देखिए पृथ्वी कैसे घूम रही है, इस तरह से घूम रही है। कैसे, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो देखिएगा ऐसे घूम रही है ना पृथ्वी, ऐसे घूम रही है, तो जो ये वाला हिस्सा जो है इस पर सूर्य की किरणें आ रही हैं। देखिएगा, एक मिनट, देखिए ये वाला जो हिस्सा है पृथ्वी का, इस पर ये देखिए सूर्य की किरणें आ रही हैं। क्या है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं इस वाले हिस्से पर, तो यहाँ पर क्या है, दिन है। और ये हिस्सा जो है ये सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में है। किधर है, सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला हिस्सा है, तो इधर क्या है, रात है। क्या है, रात है इधर। ठीक है, इधर रात हो जाएगी। किधर, ये जो हिस्सा जो है, देखिएगा ये जो हिस्सा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा ओर घूमी।
ठीक है, घूर्णन गति कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है, अब जब पृथ्वी इधर से इधर जाएगी तो ये वाला सूर्य के सम्मुख आ जाएगा हिस्सा, ठीक है, सूर्य के सामने आ जाएगा ये हिस्सा। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य की किरणें पड़ेंगी, सूर्य की किरणें इस हिस्से पे पड़ेंगी तो यहाँ पर दिन हो जाएगा। और घूर्णन गति के कर तो पृथ्वी ये इस तरीके से घूम रही है ना, तो इधर से जब घूमेगी ये, तो इधर के जो पार्ट आएगा वो सूर्य के विपरीत दिशा में होगा। किधर होगा, विपरीत दिशा में होगा। तो यहाँ पर जो होगा वो रात्रि होगी, रात होगी। ठीक, ये है दिन और रात कैसे होती है उसका डायग्राम, आप चाहें तो बना सकते हैं, देख लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे परिक्रमण या वार्षिक गति, जिसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। अच्छा जी, जो परिक्रमण की गति होती है पृथ्वी की, इससे क्या होता है, इससे ऋतु परिवर्तित होती है। ठीक, जो घूर्णन गति है पृथ्वी की, दैनिक गति जो है उससे दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। और जो परिक्रमण होता है, ठीक, जो सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी घूमती है उससे क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक, कैसे, देखिए ऋतुओं में परिवर्तन ऐसे होगा, मान लीजिए ये सूर्य है, देखिएगा, मान लीजिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर। ठीक है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही, तो जो हिस्सा सूर्य की तरफ पड़ेगा, नज़दीक होगा, वहाँ पर गर्मी हो जाएगी, जो हिस्सा दूर होगा वहाँ पर सर्दी हो जाएगी। इस तरीके से ऋतुएं परिवर्तित हो जाती हैं। चलिए देख लेते हैं पहले, ठीक है, फिर बताते हैं। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, क्या है परिक्रमण या वार्षिक गति, यानी कि रेवोल्यूशन किसे कहते हैं। चलिए 2015, 16 और 21, 2015 में, 2016 में, 2021 में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ से, परिक्रमण से या वार्षिक गति जिसको बोलते हैं, या रेवोल्यूशन। चलिए देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग, जिसको हम क्या बोलते हैं, जियोइड। पृथ्वी की आकृति जो है कैसी है, जियोइड है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक अंडाकार मार्ग पर। ठीक, सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन तथा 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। कितना समय लगता है सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करने में, 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, पृथ्वी के इस अंडाकार मार्ग को भूकक्षा यानी कि अर्थ ऑर्बिट क्या कहते हैं, अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी की लिख लीजिएगा यहाँ पर, पृथ्वी की। ठीक है, देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर, देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, मैंने पहले बताया था आपको। पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ हैं। ठीक, एक तो जो अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक, घूर्णन गति। दूसरा जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, परिक्रमण गति। 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं। तो अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ परिक्रमण गति करती है, जिसमें सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। और इस गति का परिणाम क्या होता है, इस गति का परिणाम ये होता है कि ऋतुएं परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक, परिक्रमण गति के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक, और क्या है, एक अंडाकार मार्ग पर पृथ्वी जो है क्या करती है, परिक्रमण गति करती है। इसको हम क्या कहते हैं, इस मार्ग को अर्थ ऑर्बिट यानी कि भूकक्षा कहते हैं। और पृथ्वी की इस गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण गति या वार्षिक गति। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, देखिएगा। देखिए पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में अर्थात अपनी कक्षा का एक चक्कर लगाने में, ठीक है, कितने समय लगता है, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट तथा 46 सेकंड का समय लगता है। एकदम जो एक्यूरेट टाइमिंग है वो इतनी ही है। कितनी, पृथ्वी को एक परिक्रमा, सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है, 365 दिन, और घंटे कितने लगते हैं, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। ठीक, लेकिन सुविधा अनुसार एक वर्ष में 365 दिन माने जाते हैं। माने कर लीजिएगा, यहाँ पर माने है। ठीक है, सुविधा के अनुसार क्या कर लिया जाता, देखिए कितना समय लगता है एक चक्कर को पूरा करने में, सूर्य के 365 दिन लगते हैं। ठीक, 5 घंटे लगते हैं, 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। ठीक, एक चक्कर को पूरा करने में पृथ्वी को, सूर्य के। ठीक, लेकिन अब इतना लंबा चौड़ा ये सब रखना हिसाब मुश्किल था, तो क्या किया गया, सुविधा के अनुसार 365 दिन माने जाते हैं एक वर्ष में। अच्छा, तो ये बचा हुआ टाइम अब इसका क्या करेंगे, चलिए बताते हैं।
और लगभग अतिरिक्त 6 घंटे को, देखिएगा कैसे, ये देखिए 5 घंटे हैं और 48 मिनट हैं और 46 सेकंड है, तो लगभग कितना समय हो गया, ये लगभग कितना समय हो गया, 6 घंटे के इर्द गिर्द। ठीक है, तो लगभग 6 घंटे को प्रत्येक चौथे वर्ष में, कौन से चौथे वर्ष में, ठीक, जोड़ दिया जाता है। ठीक, देखिए अब कितने घंटे थे, 6, जोड़ा कितने में गया, 4, कितने, 4 वर्ष, प्रत्येक चौथे वर्ष में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसकी गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 24 घंटा बराबर 1 दिन। ठीक है, 24 घंटा बराबर 1 दिन हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, 6 घंटे को प्रत्येक चौथे वर्ष है, ठीक है, चौथे वर्ष में जोड़ दिया जाता है, जिसे अधिवर्ष, अधिवर्ष क्या होता है, लीप ईयर, हर चौथे वर्ष होता है ना लीप ईयर, इसको अधिवर्ष कहते हैं। तो लीप ईयर जो होता है वो यही बढ़ा हुआ टाइम है जिसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, इसको चौथे वर्ष में जोड़ देते हैं, बढ़े हुए 6 घंटों को चौथे वर्ष में ऐड कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाता है, बढ़े हुए 1 दिन को फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है, जिससे फरवरी प्रत्येक चौथे वर्ष में 28 दिनों के स्थान पर 29 दिन की होती है। ठीक है, क्या होता है, ये 6 घंटे जब जोड़े जाते हैं तो 1 दिन बन जाता है, 24 घंटा बन जाता है। देखिएगा 6 चौक कितना होता है, 24 होता है ना, तो 24 घंटा बना, और 24 घंटे क्या होता है, 1 दिन के बराबर होता है। तो ये जो साल भर की प्रोसेस है, ये जो समय बचता जाता है 5 घंटे का, 5 घंटा 48 मिनट, लगभग 6 घंटे का जो समय बचता जाता है, ये 24 घंटा हो जाता है पूरे ईयर में। ठीक है, तो इसको हम किस में जोड़ते हैं, ये 4 सालों में लगभग हो जाता है इतना। ठीक है, तो इसको हम किस में जोड़ते हैं, इसको हम जोड़ते हैं प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में। और फरवरी कितने की होती है प्रत्येक वर्ष, 28 की। लेकिन चौथे वर्ष में जो लीप ईयर जिसको अधिवर्ष कहते हैं, वहाँ पर फरवरी 29 दिन की होती है। कैसे, इसी बचे हुए घंटे को, इसी बचे हुए टाइम को हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसलिए वो एक लीप ईयर हो जाता है। चलिएगा देखिएगा, आपको दिखा देते हैं ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होती हैं। देखिए 21 मार्च को क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक, क्यों होते हैं, देखिएगा, ये देखिएगा 22 दिसंबर की स्थिति है, ये 21 जून की स्थिति है कर्क रेखा पर। ठीक, ये बसंत की स्थिति है। रुकिएगा, चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं हम ऋतु परिवर्तन में क्या कंडीशंस रहती हैं। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, देन आपको दिखाते हैं। देखिए, आपको जैसे कि मालूम है, क्या मालूम है कि पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। कौन सी गति करती है, हमारी जो पृथ्वी है 2 प्रकार की गति करती है। ठीक है, घूर्णन गति करती है, और कौन सी गति करती है, परिक्रमण करती है। ठीक है, परिक्रमण भी करती है। तो घूर्णन गति में पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूम रही है। लेकिन जो परिक्रमण गति है, कौन सी गति है, परिक्रमण गति, उसमें सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। ये देखिए, ये है सेंटर में सूर्य है, और ये हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। ठीक, घूम रही है। अब चलिए इसमें क्या देखते हैं, इसमें 4 स्थितियां बनती हैं। ठीक है, 4 स्थितियां बनती हैं, देख लेते हैं। देखिएगा 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 स्थितियां बनती हैं। चलिएगा, अब इन 4 स्थितियों में पृथ्वी की क्या कंडीशन रहती है, क्या इन 4 स्थितियों में पृथ्वी की क्या कंडीशन रहती है, किसमें, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की क्या कंडीशन रहती है, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, क्या पता है कि हमारी पृथ्वी पर 2 प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं। कौन सी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ठीक, हालांकि ये रेखाएं आपकी कैसी हैं, ये आपकी काल्पनिक रेखाएं हैं, ये वास्तव में पृथ्वी पर कहीं नहीं है, इनको मान लिया गया है, इसलिए इनको काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। ठीक है, 2 प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं। कौन सी, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। और इसके अतिरिक्त क्या है, कुछ स्पेशल लाइंस भी खींची गई हैं। ठीक, स्पेशल रेखाएं कौन सी खींची गई हैं, कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई, ये स्पेशल लाइंस खींची गई हैं पृथ्वी पर। चलिए, अब एक चीज़ आपको पता है कि जो कर्क रेखा है हमारी, ये जो कर्क रेखा है, ये कितने पे खींची गई है, ये 23.5 डिग्री पर खींची गई है, 23.5 डिग्री पर खींची गई है। अब एक प्रश्न बनता है, देखिए
कि 23.5 डिग्री पर ही क्यों खींची गई ये रेखाएं, ठीक है। 24 डिग्री पे क्यों नहीं खींची, 26 पे क्यों नहीं खींची, 22 पे, 23 पे, 20 पे क्यों नहीं खींची, सिर्फ 23.5 डिग्री पर ही इन रेखाओं को खींचने का क्या कारण है। तो चलिए आज आपको कारण बताते हैं। देखिए, आपको मालूम है पृथ्वी की जो स्थिति है सूर्य के सापेक्ष वो कैसी है, उत्तरायण और दक्षिणायन है, ठीक है। पृथ्वी की जो स्थिति है सूर्य के सापेक्ष वो उत्तरायण और दक्षिणायन है, ठीक। और जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष जो है उत्तरायण होती है, कैसी होती है, उत्तरायण कंडीशन में होती है पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष, तो क्या होता है, हमारी पृथ्वी सूर्य के, रुकिएगा, हाँ देखिएगा, जब पृथ्वी जो है उत्तरायण होती है सूर्य के सापेक्ष, तो सूर्य की जो किरणें हैं प्रकाश की वो क्या है, जो उत्तरायण होती है जब पृथ्वी, तो जो सूर्य के प्रकाश की किरणें हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पड़ती हैं, 23.5 डिग्री पर ही लंबवत होती हैं, 23.5 डिग्री पर लंबवत पड़ती हैं, परपेंडिकुलर पड़ती हैं, ठीक है। कहाँ पर पड़ती है, 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री से 1 डिग्री ना इधर ना 1 डिग्री उधर, एग्जैक्ट 23.5 डिग्री पर लंबवत पड़ती हैं, उत्तरायण होती है जब पृथ्वी, तो सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हैं वो 23.5 डिग्री पर ही लंबवत पड़ती हैं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तो इसी के कारण क्या है कि ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा है हमारी, इसको 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में खींचा गया है, ठीक। तो चलिए अब समझाते हैं आपको स्थिति की स्थिति रहती क्या है। देखिएगा, आपको मालूम है ये है हमारा सूर्य, ठीक है, सूर्य है, ठीक। सूर्य की किरणें पड़ रही हैं चारों दिशाओं में, ठीक है। इधर जो 22 दिसंबर की स्थिति है वहाँ पर क्या है, देखिएगा 22 दिसंबर को क्या होता है, ठंड का दिन होता है, आप सभी को पता है, दिन छोटा रात बड़ी होती है, सबसे बड़ी रात। 21 जून को सबसे बड़ा दिन सबसे छोटी रात, ठीक। तो 22 दिसंबर की जो स्थिति है इसको समझते हैं पहले। देखिएगा, सूर्य की किरणें जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये मकर रेखा है हमारी, तो जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत कहाँ पड़ रही हैं, यहाँ पड़ रही हैं कर्क रेखा पर। कब पड़ रही हैं, 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी, ठीक, ग्रीष्म ऋतु होगी, ठीक है। कहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी 21 जून को, ठीक है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर लंबवत नहीं होगी, तो वहाँ पर शीत ऋतु होगी। इसी प्रकार से 22 दिसंबर को क्या है, 22 दिसंबर को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, इसके विपरीत हो जाएगा, ठीक। देखिएगा, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु थी, ठीक, और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु थी। अब यहाँ पर जब 22 दिसंबर की स्थिति आएगी तो 22 दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी और ग्रीष्म ऋतु कहाँ होगी, दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल लंबवत पड़ेंगी, ठीक। इसी प्रकार से चलेगा, ठीक है, चलिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। और ये है बसंत ऋतु की स्थिति, ये बसंत ऋतु की स्थिति है और ये शरद ऋतु की स्थिति है, ठीक। चलिएगा देखते हैं आगे, ठीक। मैंने आपको बताया कि 23.5 डिग्री क्यों खींचा जाता है, क्या रीज़न है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, ये देखिएगा 21 मार्च को क्या हो जाएगा, दिन और रात बराबर होंगे। 21 मार्च को क्या होगा, दिन और रात बराबर होंगे। वहीं क्या होगा, 23 दिसंबर को भी दिन और रात बराबर होंगे, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे परिक्रमण या वार्षिक गति के क्या प्रभाव हैं, देखते हैं। नंबर 1, ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी की परिक्रमण की जो गति है उसके ही कारण दिन और रात होती है, दिन रात बोली, ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है, दिन और रात का छोटा और बड़ा होना। इसी गति के कारण दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, कहीं रात बड़ा तो कहीं दिन छोटा। कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण होता है, ठीक, किसके कारण, परिक्रमण गति के कारण कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण होता है। सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, ठीक। विषुव तथा उपसौर एवं अपसौर की स्थिति का होना, ठीक, किसकी, परिक्रमण के कारण होता है। ध्रुवों पर 6 माह का दिन एवं 6 माह की रात का होना, ठीक। देखिएगा,
ध्रुवों पर 6 माह का दिन होता है जब, तो वहाँ पर क्या होता है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होती हैं वहाँ पर, और जिधर रात होती है उधर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, तो इसलिए रात होती है। ठीक, तो क्या होता है परिक्रमण गति के प्रभाव, देखिए ऋतु परिवर्तन होता है, दिन रात छोटे और बड़े होते हैं, इसी के कारण कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण होता है, सूर्य की किरणों का तिरछा और सीधा चमकना इसी का कारण है, विषुव तथा उपसौर एवं अवसौर की स्थिति का होना। ठीक, ध्रुवों पर 6 माह का दिन एवं 6 माह की रात का होना, ये सब किसके प्रभाव है, परिक्रमण या वार्षिक गति के प्रभाव हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, ऋतु परिवर्तन देख लेते हैं। देखिएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी है, कितनी 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर। ठीक है, यह झुकाव पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, इस झुकाव के कारण ही पृथ्वी का एक गोलार्ध 6 माह तक सूर्य की ओर झुका रहता है और अगले 6 माह तक दूसरा गोलार्ध। देखिए, पृथ्वी जब 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो सूर्य की तरफ एक 6 महीने तक क्या रहता है, एक गोलार्ध झुका रहता है, और जब पृथ्वी घूर्णन गति के कारण फिर क्या होता है, दूसरा गोलार्ध 6 माह तक झुका रहता है। ठीक है, आगे क्या है, यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इसके फलस्वरूप वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शीत ऋतुएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इसी झुकाव के कारण ये सब ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। अब ऋतुओं का डायग्राम मैं आपको पीछे दिखा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। अतः पृथ्वी की परिक्रमण गति तथा अपनी धुरी पर झुके होने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। क्यों होता है ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक, किस कारण से होता है ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकाव के कारण होता है। ठीक है, चलिएगा आगे देख लेते हैं। विषुव देखते हैं, विषुव क्या होता है। 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विषुव के बारे में। देखिएगा, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं एवं पृथ्वी पर सर्वत्र दिन और रात बराबर अवधि के होते हैं, ऐसी स्थिति को विषुव कहते हैं। देखिए क्या होता है, 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। ये क्या है, ये विषुव की स्थितियां हैं। विषुव की स्थिति क्या है, सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा दोनों सेम है, भूमध्य रेखा पर जब लंबवत पड़ती हैं, ठीक है, तब क्या होता है, दिन और रात जो हैं बराबर होते हैं। जितना दिन होगा बड़ा उतनी ही बड़ी रात होगी। ठीक, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, इस स्थिति को हम विषुव कहते हैं। और ऐसा कब होता है, साल में 2 बार होता है ऐसा, 23 सितंबर को। ठीक है, इसे शरद विषुव कहा जाता है क्योंकि 23 सितंबर जो है, ठीक है, इसको विषुव शरद विषुव कहा जाता है। और 21 मार्च इसे बसंत विषुव कहा जाता है क्योंकि इस समय वसंत ऋतु होती है। ठीक है, 23 सितंबर और 21 मार्च को साल में 2 बार ऐसी स्थिति आती है, किसकी, विषुव की स्थिति आती है। ठीक, चलिएगा आगे देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं 21 जून की स्थिति समझ लेते हैं। दिन बड़ा रात छोटी, कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी, और दिन छोटा और रात बड़ी 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए 21 जून की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा, दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में इसका विपरीत हो जाएगा, दिन छोटा और रात बड़ी। ठीक, 22 दिसंबर को समझ लेते हैं। दिन छोटा रात बड़ी, कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। ये 22 दिसंबर की स्थिति है, दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी, किसमें, उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। ठीक है, याद रखिएगा 21 जून 22 दिसंबर की स्थिति, और 23 दिसंबर और 21 मार्च को 2 स्थितियाँ बनती हैं, ये 2 दिन में विषुव की स्थिति बनती है। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे अवसौर व उपसौर को। देखिएगा, देखिए अवसौर, जब पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, सूर्य से जब बहुत दूरी पर होती है पृथ्वी, तो उसे क्या कहते हैं, अवसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ठीक है, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अवसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
उपसौर क्या है? पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक पास होती है, जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी तो अवसौर होगा, जब पृथ्वी सूर्य से पास होगी तो उपसौर होगा। ठीक, और ऐसी स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। आप समझिएगा, जो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी, ठीक है, देखिएगा, ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी, आप समझ रहे होंगे कि पृथ्वी जब सूर्य के बिल्कुल निकट चली जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? गर्मी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, जब पृथ्वी सूर्य से दूरी पर होती है, ठीक है, क्या होती है? दूरी पर स्थित होती है, तो यहाँ पर 4 जुलाई होती है। 4 जुलाई क्यों होती है? मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी दूर है सूर्य से, तो जो सूर्य की किरणें हैं दूरी के कारण बिल्कुल लंबवत पड़ेंगी पृथ्वी पर, बिल्कुल लंबवत पड़ेंगी, तो बहुत गर्मी होगी इस टाइम पर। ठीक है, इसीलिए जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो गर्मी अधिक पड़ती है। ठीक, इसीलिए क्या कहा जाता है? इसे अपसौर की स्थिति कहा जाता है। तो इसीलिए क्या कहा गया है? पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। और ऐसी स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल सापेक्ष होती है। कैसी होती है? सापेक्ष होती है। और उसमें क्या होता है? लंबवत पड़ती हैं सूर्य की किरणें पृथ्वी पर। इस तरह से प्रकाश एकदम लंबवत आता है, जिसकी वजह से ये दिन बहुत गर्म होता है। ठीक है, 4 जुलाई को बहुत ही गर्म दिन होता है। अब देख लीजिए उपसौर। उपसौर में क्या है? पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक पास होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। और ऐसी स्थिति 3 जनवरी को पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए अब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक जब आ जाएगी तो सूर्य की किरणें ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, तो सारी किरणें जो पृथ्वी पर नहीं पड़ पाएंगी। इस कारण ये दिन ठंडा होता है। ठीक है, उपसौर की स्थिति में दिन ठंडा होता है और ये स्थिति होती है 3 जनवरी को। ठीक, चलिए, अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को, उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को। याद रखिएगा। डायग्राम दिखा देते हैं आपको, देखिए। ये देखिए, ये है 3 जनवरी की स्थिति। ठीक है, 3 जनवरी की स्थिति है जब पृथ्वी पास है सूर्य के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये उपसौर हो जाएगा। और ये अपसौर हो जाएगा 4 जुलाई की स्थिति है कि पृथ्वी के बहुत समीप है सूर्य। ठीक है, पृथ्वी बहुत दूर है, सूर्य से बहुत दूरी पर है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 4 जुलाई की स्थिति अपसौर। ठीक है, और ये पृथ्वी की कक्षा है। पृथ्वी हमारी बराबर इस तरह से सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी बनी है। ठीक, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप लोग देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर ताप कटिबंध। पृथ्वी पर क्या देखेंगे? ताप कटिबंध देखेंगे हम, थर्मल जोन्स ऑन अर्थ। देखिएगा, ताप कटिबंध देखते हैं। चलिए, सूर्य ताप। सूर्य ताप क्या है? पृथ्वी से सूर्य तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी से कह रही हूँ, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले, सूर्य से पृथ्वी तक जो किरणें पहुंच रही हैं, प्रकाश की, ऊष्मा की, प्रकाश की जो किरणें पहुंच रही हैं, जो सौर विकिरण यानी कि जो किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं सूर्य की ओर से, उसको क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? सूर्य ताप कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। अच्छा, यहाँ ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में क्या है? यहाँ ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचती है। कहाँ? ठीक है, क्या हो जाएगा? लघु तरंगों के रूप में, छोटी छोटी तरंगों के रूप में पहुँचती है ना प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक। चलिए, सूर्य ताप के वितरण के अनुसार पृथ्वी को 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। ठीक है, जो सूर्य ताप है उसके अनुसार पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है? 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। कौन से? देख लेते हैं। देखिएगा, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक, देख लीजिएगा कौन कौन से हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। और ये है इसका डायग्राम। ठीक, ये है डायग्राम। देखिएगा, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देखिएगा, शीत कटिबंध, देखिए ये है उष्ण कटिबंध। ठीक है, ठीक, ये है शीत कटिबंध, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है,
और क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और ये क्या है हमारा, विषुवत रेखा है, 0 डिग्री पर हमने खींची है। ठीक, 3 में हमने डिवाइड कर दिया, ये उष्ण कटिबंध बीच का है और ये शीत कटिबंध, और यहाँ पर ये शीतोष्ण कटिबंध और ये शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए, जो हमारा भारत है वो उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों कटिबंधों में स्थित है। ठीक है, और देखिएगा क्या है, देखिए शीत कटिबंध जो है 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव में 66.5 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, और आर्कटिक वृत्त उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध जो कर्क रेखा से है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, और इन दोनों के बीच में क्या है, उष्ण कटिबंध स्थित है, और ये है बीच में रेखा, विषुवत रेखा जो 0 डिग्री की है। ठीक है, और क्या है, मकर रेखा जो है इसमें क्या है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध आर्कटिक अंटार्कटिक वृत्त 23.5 डिग्री पर क्या है, स्थित है। ठीक, साउथ में 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है। ठीक है, और जो शीत कटिबंध है दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी ध्रुव में, वो 66 डिग्री साउथ में स्थित है। ठीक है, ये हैं पृथ्वी के इस प्रकार से 3 कटिबंध। ठीक है, और हमारा भारत जो है उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों में स्थित है। ठीक है, किसमें, दोनों में ही स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध पृथ्वी का वह भूभाग है जो भूमध्य रेखा के पास होता है। ठीक है, देखिएगा भूमध्य रेखा के पास उष्ण कटिबंध कहाँ गया है आपका, रुकिएगा, ये देखिएगा जो उष्ण कटिबंध है हमारा, ये विषुवत रेखा जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इसके पास में स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। देखिएगा, उष्ण कटिबंध पृथ्वी का वह भूभाग है जो भूमध्य रेखा के पास होता है, जहां सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में जो सूर्य की किरणें हैं बिल्कुल सीधी गिरेंगी और पूरे वर्ष, ठीक है, सूर्य की किरणें जो है क्या है, सीधी गिरेंगी और पूरे वर्ष उच्च तापमान रहता है। उच्च तापमान रहता क्यों है, इसी कारण रहता है क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं सूर्य की किरणें, कहाँ पर, उष्ण कटिबंध में, इसलिए यहाँ पूरे वर्ष भर तापमान जो है बहुत अधिक रहता है, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र देखिएगा, ये देखिए उष्ण कटिबंध जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, क्या है, उष्ण कटिबंध। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ठीक है, तो क्या है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध पृथ्वी का वह भूभाग है जो भूमध्य रेखा के पास होता है, जहां सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। ठीक है, और पूरे वर्ष उच्च तापमान रहता है। यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। ठीक, अब हम देखेंगे शीतोष्ण कटिबंध, देख लेते हैं। 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन कहलाता है। क्या कहलाता है, टेम्परेट जोन। ठीक है, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र क्या है सॉरी, हाँ देखिएगा, देखिए ये है 23.5 डिग्री और ये है 66.5 डिग्री। कितना है, 23.5 और 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त। देखिए यहाँ का जो ये बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या स्थित है, शीतोष्ण कटिबंध स्थित है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध स्थित है। अब नीचे की भी स्थिति हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही स्थिति है, दक्षिणी ध्रुव में भी। देखिएगा मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो समझिए आप। देखिए रुकिए, हाँ ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और नीचे हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो जो शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है, देखिए 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसके बीच में स्थित है आर्कटिक वृत्त के पास। कहाँ पर, आर्कटिक वृत्त के पास, कर्क रेखा के पास। कौन सा क्षेत्र स्थित है,
उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध स्थित है। तो जो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है वो क्या कहाँ पर स्थित है? 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है। वो क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। अच्छा, ये हो गई उत्तरी ध्रुव की बात। अब हम देखते हैं दक्षिणी ध्रुव में। देखिए दक्षिणी ध्रुव में भी एक सेम बात है, वहाँ पर कर्क रेखा थी और क्या था? आर्कटिक वृत्त था। और जो हम दक्षिणी ध्रुव में आएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? मकर रेखा और क्या? अंटार्कटिक वृत्त के बीच में 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ के बीच में कौन सा क्षेत्र स्थित है? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, क्या है? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध स्थित है। ठीक, याद रखना है आपको कि उत्तरी गोलार्ध में भी 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और यही स्थिति दोनों गोलार्ध में फिट बैठती है। उत्तरी गोलार्ध में भी 23.5 से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। लेकिन जब उत्तरी ध्रुव पे आप होंगे तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा, और जब आप दक्षिणी ध्रुव पर होंगे तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। अच्छा, जो उत्तरी ध्रुव है हमारा, वहां पर क्या है? आर्कटिक वृत्त है। क्या है? आर्कटिक वृत्त। और ठीक है, देखिए जो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है वो आप ये भी लिख सकते हो, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध जो है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच, ठीक, और आर्कटिक वृत्त एवं कर्क रेखा के बीच में स्थित क्षेत्र को कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, और जो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है वो किसमें? मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त है। जो अंटार्कटिक वृत्त है वो दक्षिणी ध्रुव में ही स्थित है। ठीक है, और जो आर्कटिक वृत्त है वो उत्तरी ध्रुव में स्थित है, ये याद रखना है। ठीक, तो आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और अगर सिर्फ आपसे शीतोष्ण कटिबंध पूछते हैं तो शीतोष्ण कटिबंध क्या है? 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। हमने उष्ण कटिबंध देख लिया और शीतोष्ण कटिबंध देख लिया। चलिए देखते हैं पहले इसको। 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन कहलाता है। यह पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। देखिए मैंने आपको बताया उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, दोनों में पाया जाता है। यहाँ का तापमान मध्यम रहता है। देखिए मध्यम रहता है, क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें ना तो बहुत ही कम पड़ती हैं ना ही बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ती हैं, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बिल्कुल सामान्य रहता है, ठीक रहता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, मध्यम रहता है। अर्थात ना बहुत सर्दी होती है ना और ना बहुत गर्मी। ठीक, चलिए अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे शीत कटिबंध। ठीक है, चलिए देख लेते हैं शीत कटिबंध क्या है। 66.5 डिग्री अक्षांश और ध्रुवों यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध यानी कि फ्रिज जोन कहते हैं। यहाँ बहुत ठंड होती है। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं फ्रिगिड जोन। ठीक है, फ्रिगिड जोन कहते हैं किसको? शीत कटिबंध को हम कहते हैं फ्रिगिड जोन। ठीक है, तो शीत कटिबंध क्या है? फ्रिगिड जोन कहलाता है। चलिए 66.5 डिग्री अक्षांश और ध्रुवों, ठीक है, ध्रुव कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? शीत कटिबंध कहलाता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है कम मात्रा में पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। चलिए आपको दिखाते हैं फ्रिगिड जोन कहाँ पर है। ये देखिएगा, देखिएगा 66.5 डिग्री में बताया गया आपको और ध्रुवों के बीच का क्षेत्र। देखिएगा, रुकिए 1 मिनट, अभी दिखाते हैं आपको। देखिएगा 66.5 डिग्री अक्षांश और ध्रुवों के बीच के क्षेत्र को देखिएगा। ये देखिए देखिएगा उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और नीचे दक्षिणी ध्रुव। यह है शीत कटिबंध 66.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव में हमने देख लिया
और दक्षिणी ध्रुव में देखते हैं, ध्रुवों के बीच में है ना, ये देखिएगा 66.5 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव में स्थित है शीत कटिबंध। ठीक है, तो यही आपसे कहा गया, यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। देखिएगा 66.5 डिग्री अक्षांश और ध्रुवों यानी कि उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को शीत कटिबंध यानी कि फ्रिगेट जोन कहते हैं। यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। ठीक है, बहुत ठंड रहती है। ठीक, ये थे हमारे शीत कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध। ठीक, अब हम देख लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं। 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, तो चलिए एक बार देख लेते हैं, इसको भी इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं पर पूछ सकते हैं, तो कुछ भी छूटे ना। चलिए, पृथ्वी के धरातल की क्या है, पृथ्वी के धरातल की आंतरिक शक्तियाँ जहाँ निरंतर विषम ढाल एवं विविध स्वरूप बनाती है, वहीं बाह्य शक्तियाँ अपक्षय व अपर्दन। देखिए आंतरिक शक्तियाँ क्या है, जैसे कि भूकंप आया, ठीक, पृथ्वी की जो प्लेट्स खिसक जाती हैं भूकंप में, ठीक है, ये क्या है, ढाल बनाती हैं। मान लीजिए भूकंप आया, पर्वत, कोई ज़मीन खस गई कहीं पर, ठीक है, कोई पर्वत खस गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ढाल बना देंगे बीच में। ठीक, अब ढाल बना दिया, क्या होगा, ऊंचा नीचा हो गया। और जो ये थी बाह्य शक्तियाँ, ये थी आंतरिक शक्तियाँ, जिसमें भूकंप आया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, विविध ढाल बना दिए, बहुत गहरे गहरे गड्ढे बना दिए, कोई पहाड़ पर्वत खिसक गया, वहाँ पर गड्ढा हो गया। ठीक, ये आंतरिक शक्तियों ने विविध बहुत सारे स्वरूप यानी कि रूप बना दिए। अब क्या है, जो बाह्य शक्तियाँ हैं वो क्या करेंगी, अपक्षय और अपर्दन करेंगी, यानी कि काट छाट से फिर से उस धरातल को समतल स्थिति में लाएंगी। ठीक, देखिए कैसे, अपक्षय व अपर्दन के प्रभाव से ऊंचे भागों का निम्नीकरण कर एवं निचले भागों में जमाव कर निरंतर समतलीकरण की प्रक्रिया जारी रखे हैं। ठीक है, अपक्षय अपर्दन क्या करता है, देखिए क्या करता है, कोई भाग है जो बहुत गहरा है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, पाटने का काम करेंगे, जमाव करने का काम करेंगे। जो बहुत ऊंचा है उसका क्या करेंगे, अपक्षय करते जाएंगे। ठीक है, अपक्षय करते जाएंगे, उसको कम करते जाएंगे धीरे धीरे। तो इससे क्या होगी, समतलीकरण की जो प्रक्रिया है वो जारी रहती है, पृथ्वी का जो भूमि है वो समतल रहती है। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं। अतः भूतल को समतल बनाने में अपक्षय व अपर्दन या निम्नीकरण प्रक्रिया का विशेष योगदान रहता है। ठीक है, रहता है, क्योंकि देखिए अपक्षय अपर्दन के द्वारा क्या किया जाता है, जो गड्ढे हैं उनमें जमाव का कार्य किया जाता है, जो ऊंचे स्थान है उनको काटने छाटने का कार्य किया जाता है और समतलीकरण की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, इसलिए इनका विशेष योगदान रहता है। ठीक, अतः जिस प्रक्रिया के द्वारा भूतल पर निरंतर काट छाट रहती है उसे अनाच्छादन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अनाच्छादन कहते हैं। ठीक है, निरंतर काट छाट होती रहती है उसे अनाच्छादन कहते हैं। ठीक, चलिएगा, तो क्या है पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं, देखिएगा, पृथ्वी के धरातल की आंतरिक शक्तियां जहां निरंतर विषम ढाल एवं विविध स्वरूप बनाती हैं, वहीं बाह्य शक्तियां अपक्षय व अपर्दन के प्रभाव से ऊंचे भागों का निम्नीकरण कर एवं निचले भागों में जमाव कर निरंतर समतलीकरण की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं। अतः भूतल को समतल बनाने में अपक्षय व अपर्दन या निम्नीकरण प्रक्रिया का विशेष योगदान रहता है। अतः जिस प्रक्रिया के द्वारा भूतल पर निरंतर काट छाट होती रहती है उसे क्या कहते हैं, अनाच्छादन कहते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है, देखिए सबसे पहले तो क्या है, आपका जो कौन सा चैप्टर था, ये कौन सा चैप्टर था आपका, ये चैप्टर 10, कौन सा, चैप्टर 10 क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को नोट्स बनाते चलने हैं, साथ में रिवीजन करते चलना है। ठीक, और क्या करना है, अगर क्लासेस पसंद आती हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में, जो डीएलएड के और बच्चे हैं आपकी जान पहचान में, उनके साथ शेयर कीजिए क्लास को। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। ठीक है, हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक, तो चलिए मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।